दोस्तों, मेरा नाम है युवराज कुमार और मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्टेयर्स ऑफ हिस्ट्री में। आज हम सभी बात करेंगे इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में और ये इजिप्ट में है। इजिप्ट बेसिकली फेमस है अपने टूरिज़्म के लिए, अपने पिरामिड्स के लिए, और वो इकोनॉमी का बहुत ही बड़ा स्रोत है इजिप्ट में। हाँ, जब भी कोई सूची आती है 7 वंडर्स की, तो उसमें ग्रेट पिरामिड ऑफ एंशिएंट 7 वंडर्स की जो सूची आती है, तो जब भी जो सूची आती है तो उसमें पिरामिड ऑफ गीज़ा सबसे पहले होता है। दुनिया में हर जगह पिरामिड्स हैं, पर पिरामिड ऑफ गीज़ा जो है वो दुनिया में सबसे बड़ा पिरामिड है। और एक और बात है, एक तो उस टाइम पर जब ये पिरामिड्स बनाए गए थे तो वहाँ पर लोगों को पाइथागोरस के बारे में भी कुछ भी नहीं पता था, ट्रायंगल्स के बारे में कुछ नहीं पता था, तब भी उन्होंने परफेक्ट शेप में पिरामिड ऑफ गीज़ा बनाया। पिरामिड ऑफ गीज़ा के एक तरफ पिरामिड ऑफ क्वीन है और दूसरी तरफ पिरामिड ऑफ किंग है, और ये तीनों जिस तरह से हैं एकदम सीधाई में, एकदम पैरेलल है एक दूसरे के। बस एक पिरामिड हल्का सा इधर है और वो बिल्कुल एक स्टार है, 3 स्टार्स हैं। उन तीनों स्टार के बिल्कुल जो इजिप्शियंस थे वो स्टार में बहुत बिलीव करते थे, और एकदम उन तीनों स्टार के शेप में पैरेललिटी जो भी मान सकते हैं आप, एकदम जिस तरह से वो स्टार एक दूसरे से लाइन में है, मतलब 2 स्टार्स बिल्कुल सीधे में और एक स्टार हल्का सा टेढ़ा, बिल्कुल वैसे ही वो तीनों पिरामिड्स को रखा गया है पैरेलल। और हर एक पिरामिड के पास एक स्फिनिक्स होता है। स्फिनिक्स शरीर जो होता है वो शेर का होता है और मुंह जो होता है इंसान का होता है। और ये ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा के पास भी है। अब हम बात करते हैं इजिप्ट की। तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन से पहले हम थोड़ा इजिप्ट के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो इजिप्ट है ये 2 रीजन्स में आता है, एक तो नॉर्थ अफ्रीका में और दूसरा साउथ वेस्ट एशिया। ये देख सकते हैं इधर का जो पार्ट है, ये जहाँ मैंने लाइन खींची है, इस तरफ का जो पार्ट है वो एशिया का है, और इधर का पार्ट जो है ये वाला पार्ट ये अफ्रीका का है। ये बेसिकली अफ्रीका में ही आता है, क्योंकि काउंट भी हम अफ्रीका में करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर पार्ट जो है इसका अफ्रीका में है और बस एक छोटा सा पार्ट जो है वो एशिया में है। और ये दोनों डिफ्रेंशिएट होते हैं, इन दोनों के बीच में आता है सूज कैनाल। एशिया और अफ्रीका को भी यही बांटता है सूज कैनाल, पहले पूरा तरह से जुड़ा हुआ था। और इजिप्ट बॉर्डर शेयर करता है अपना लीबिया के साथ साउथ में। ये देखिए ये लीबिया है। उसके बाद ईस्ट में ये इजराइल के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ नीचे की ओर जो साउथ में सूडान के साथ, ये सूडान है। और ऊपर ये छोटा सा आप कंट्री देख सकते हैं, यहाँ पर इस कंट्री का नाम है गाजा। ये नॉर्थ ईस्ट में गाजा से अपनी बाउंड्रीज को शेयर करता है इजिप्ट। ये रहा गाजा, ये देख सकते हैं गाजा। ये जो इजिप्ट है दोस्तों, ये साउथ से लेकर के नॉर्थ तक का जो इसका एरिया है, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक का जो पार्ट है, ये 1024 किलोमीटर लंबा है, यानी कि 636 माइल्स। और यहीं अगर ईस्ट से वेस्ट में देखा जाए, यानी इधर से इधर, तो ये पूरा 1240 किलोमीटर यानी 770 माइल का है। और यहाँ पे आप डिजिट्स भी देख सकते हैं, 1024 1240, दोनों बिल्कुल सेम डिजिट्स हैं, बस अरेंजमेंट थोड़ी डिफरेंट है। और पूरा एरिया अगर आप इजिप्ट का देखेंगे तो ये जो पूरा एरिया आता है इजिप्ट का, ये है 10,02,450 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 3,87,050 स्क्वायर माइल्स। और इतना एरिया होने के साथ ये दुनिया का 31वां सबसे बड़ा देश है। अब हम बात करते हैं सूज कैनाल के बारे में। तो सूज कैनाल क्या है, ये देखिए दोस्तों, ये जो आप पानी का पार्ट देख रहे हैं सूज कैनाल ये है। पहले जैसे मैंने आपको बताया कि पहले ये पूरा जुड़ा था, पहले ये बीच में कोई भी पार्ट नहीं था, लेकिन सूज कैनाल बनाया गया है। ये आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, और ये इजिप्ट की ही सरकार ने बनाया है अपनी इकोनॉमी। जब उस टाइम का जो रूलर था उसके दिमाग में चल रहा था कि हम अपनी इकोनॉमी कैसे बढ़ाएं। तो इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, तो मान लीजिए आपको इंडिया से लंदन जाना है, ये देखिए ये रहा लंदन, यहाँ लंदन है, ठीक है। और आपको इंडिया से लंदन जाना है, तो आप सी रूट से जाना चाहते हैं। तो अगर आपको पहले इंडिया से लंदन जाना होता तो आपको इतना ज़्यादा चल करके, इतना ज़्यादा पानी में से इंडिया से लंदन आपको जाना होता, इतना एरिया जो है उसमें से आपको इंडिया से लंदन जाना होता। इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता और बहुत मेहनत भी लगती, ठीक है। इसीलिए सूज कैनाल बनाया गया।
अगर आपको अब इंडिया से लंदन जाना है तो यहाँ से आप सीधा यहाँ से इधर आएंगे और यहाँ से निकल के सीधा यहाँ से लंदन जा सकते हैं। देखिए कितना डिफरेंस है दोनों में, यहाँ से आप कितनी जल्दी पहुँच सकते हैं। और इसीलिए इकोनॉमी इस तरह से बढ़ती कि जब भी कोई भी कंट्री यहाँ से जाएगा तो फिर इजिप्ट की जो सरकार है उससे पैसे ले लेगी, वो उससे पैसे लेगी जिससे इनको पैसा मिलेगा और इनकी इकोनॉमी में डेवलपमेंट होगा तभी। लेकिन जब सूज कैनाल बनाया जा रहा था तो बहुत पैसा खर्च हो गया इजिप्ट की सरकार का, ऑलमोस्ट कंगाल हो गए थे वो लोग। तभी ब्रिटिशर्स ने आक्रमण कर दिया था और गुलाम बन गए थे इजिप्ट वाले ब्रिटिशर्स के। अब हम बात करते हैं इजिप्शियन सिविलाइजेशन की। तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन 3000 BC से 300 BC तक चला और ये दुनिया का सबसे ज़्यादा टाइम तक चलने वाला सिविलाइजेशन है। देख रहे हैं नाइल रिवर दुनिया की सबसे लंबी रिवर यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ समुद्र में आके मेडिटेरियन सी में यहाँ पे मिल जाती है। दुनिया की सबसे ज़्यादा लंबी रिवर है और नियोलोस, ग्रीक में इसको नियोलोस कहते हैं। ये जो नाइल रिवर है इसी के बैंक्स पर इजिप्ट है। ये देखिए ये लोअर इजिप्ट है, इजिप्ट को दो पार्ट में बांटा गया, ये लोअर इजिप्ट है और ये अपर इजिप्ट है। लेकिन ये सोचिए ये अपर इजिप्ट नीचे है, लोअर इजिप्ट ऊपर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो नाइल रिवर है वो यहाँ से बहना स्टार्ट होती है और यहाँ आकर के मिलती है। जहाँ से बहना स्टार्ट होती है वो अपर ही होगा और यहाँ पर निकल रही है तो ये लोअर होगा। तो ये नाइल रिवर के साथ साथ चलती है, इसीलिए अपर इजिप्ट नीचे है और लोअर इजिप्ट ऊपर है। जो ग्रीक हिस्टोरियन है हेरोडोटस, और हेरोडोटस ही फादर ऑफ हिस्ट्री है, ये बात याद रखिएगा। इनका ये मानना है कि जो इजिप्ट ग्रीक है, इजिप्ट एज अ गिफ्ट ऑफ नाइल, मतलब कि जो नाइल है इजिप्ट के लिए गिफ्ट है। और ऐसा सच में है क्योंकि इजिप्ट पूरा रेगिस्तान का एरिया है, पूरा रेगिस्तान, बहुत ही ज़्यादा तपती गर्मी है वहाँ पर और उसी के बीच में ये पानी, मतलब इस दुनिया की सबसे बड़ी नदी इजिप्ट यहाँ से बह रही है, सोचिए। और इजिप्ट की ये नाइल रिवर की एक और ख़ास बात है कि ये नाइल रिवर दो कलर की है, दो रंग की है, एक वाइट नाइल है और एक ब्लू नाइल है। सोचिए ये भी एक सोचने वाली बात है। इजिप्ट को हम क्यों आज जानते हैं? इजिप्ट को अचीवमेंट्स में मैथमेटिक्स, उस समय सोचिए पिरामिड बना दिया बिना पाइथागोरस के, बिना ट्रायंगल के, इसलिए मैथमेटिक्स, सिविल इंजीनियरिंग, ग्लास टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, इरिगेशन सिस्टम एंड आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का नमूना तो आप देख ही रहे हैं, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। आगे चलते हैं। जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है ये 3000 BC में एस्टेब्लाइज हुई थी, जैसा मैंने आपको कहा। और यहाँ के जो किंग्स थे उन्हें फेरो कहा जाता है। फेरो जो वर्ड यूज होता है वो एंशियंट इजिप्ट में रूलर को कहा जाता है। जब अपर और लोअर इजिप्ट, मतलब दोनों को मिक्स नहीं किया, दोनों एक ही थे, पूरा इजिप्ट था। और अर्ली डायनेस्टीज पीरियड में नाम है, एक्चुअली फेरो का मतलब होता है ग्रीन हाउस, और ग्रीन हाउस का मतलब होता है जो किंग का महल होता है, किंग्स पैलेस। लेकिन जो 19th डायनेस्टी थी, मरनेपथ जो थी, जब वो डायनेस्टी आई तो फेरो का मतलब चेंज हो गया, फेरो किंग को कहने लगे। बेसिकली पूरी तरह से फेरो किंग का नाम कर दिया गया। लेकिन फेरो का जो मतलब होता है वो होता है ग्रीन हाउस, यानी कि किंग का घर। और ये डायनेस्टी जो है अराउंड 1200 BC में आई थी, और ये सबसे पुरानी डायनेस्टी जो इजिप्ट में आई थी वो 3100 BC में आई थी, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है ये 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, एक ओल्ड किंगडम, एक मिडल किंगडम और एक न्यू किंगडम। ओल्ड किंगडम 3000 से लेकर 2000 BC तक चला। यहाँ बहुत ग्रेट रूलर्स थे इस टाइम पर। मिडल किंगडम में भी पूरी तरह से इनका राज चला, लेकिन 1700 BC तक आते आते इनका थोड़ा हालत खराब हो गया। पर न्यू किंगडम में बहुत ही ज़्यादा ग्रेट रूलर्स थे। और न्यू किंगडम के जो रूलर्स थे, न्यू किंगडम को एज ऑफ एम्पायर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के जो फेरोज थे उन्होंने इतनी अच्छी वॉर टैक्टिक्स सीखी, इतने अच्छे उनके, जो मैंने आपको बताया ग्लास टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, पिरामिड के बारे में, हर चीज़ में, आर्किटेक्चर में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया। वॉर टैक्टिक्स बहुत ज़्यादा उन्होंने सीख ली और अपने एम्पायर को बहुत दूर दूर तक फैलाया। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, मैंने आपको बताया 300 BC में डिक्लाइन हुआ था। दुनिया का सबसे ज़्यादा टाइम तक चलने वाला सिविलाइजेशन इजिप्शियन सिविलाइजेशन है। और इस सिविलाइजेशन की जो लास्ट क्वीन थी वो थी क्लियोपेट्रा। क्लियोपेट्रा से पहले यहाँ अलेक्जेंडर
जो था अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया था, वो यहाँ पर आया था। अलेक्जेंडर के बारे में ये तो दूसरा टॉपिक है, तब भी मैं अलेक्जेंडर के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अलेक्जेंडर के पापा जो थे वो फिलीपींस थे और इनकी माँ जो थी उनसे शादी किए थे। अलेक्जेंडर 16 साल के थे तभी से उनके पापा ने उन्हें वॉर में भेजना स्टार्ट कर दिया और बहुत ही ज़्यादा ग्रेट वॉरियर थे ये। एक पूरे सिविलाइजेशंस को जब ये वॉर के लिए जाते थे तो अलग अलग ग्रुप में बटा होता है। जब कोई वॉर में, इनके पापा का भी एक अच्छा खासा मेसोपोटामिया में एरिया था, किंग थे इनके पापा भी। जब भी कोई बड़ी किंगडम दूसरी किंगडम से लड़ती है तो किंग तो लड़ता ही है, साथ में उसके बहुत सारे जो आर्मी होती है वो एक एक ग्रुप में बटी होती है, उसका गवर्नर होता है। तो जब अलेक्जेंडर लड़ाई में जाते थे तो एक पूरी ग्रुप को अकेले ही खत्म कर देते। इतने एफिशिएंट, इतने अच्छे ये रूलर थे। और अलेक्जेंडर, जब पता चला अलेक्जेंडर, ऐसा माना जाता है कि अलेक्जेंडर का जो जन्म हुआ था, भगवान आए थे और इनकी माँ के पेट पर बिजली गिरी थी, ऐसा माना जाता है माइथोलॉजी के हिसाब से। तो इनके मम्मी के पेट पर बिजली गिरी और तब अलेक्जेंडर का जन्म हुआ। और जब ये बात उनको, इनके पापा फिलीपीन को पता चली तो बहुत ही ज़्यादा डर गए। जब इन्होंने हर जगह पर इनके पापा के साथ मिलकर कब्जा कर लिया, हर जगह इनके पापा का रूल फैल गया, तब इनके पापा ने क्लियोपेट्रा से शादी कर ली। लास्ट क्वीन थी ये इजिप्शियन सिविलाइजेशन के, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल क्वीन थी। इनके पापा ने क्लियोपेट्रा के साथ शादी कर ली थी। उसके बाद इस बात पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया था अलेक्जेंडर को, और जब उनके पापा की डेथ हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा शराब पीने लगे थे इनके पापा, तो फिर इनकी पापा की डेथ हो गई। फिर क्लियोपेट्रा का जब बच्चे का जन्म हुआ था तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा डर गई कि ये मुझे भी मार देगा, मेरे बच्चे को भी मार देगा। पर क्लियोपेट्रा को उसने छोड़ दिया अलेक्जेंडर ने, और उसके बच्चे को लेकर मार दिया, क्योंकि हो सकता था कि उसका बच्चा फिर आगे चल के अलेक्जेंडर को भी मार देता और पूरे राज्य पे कब्जा कर लेता। उसके बाद अलेक्जेंडर की डेथ के बाद क्लियोपेट्रा ने यहाँ पे अपना रूल एस्टेब्लिश किया इजिप्ट में, और इसके डेथ के बाद रोमन एम्पायर का यहाँ पे कॉन्क्वेस्ट स्टार्ट हो गया। रोमन एम्पायर का यहाँ पे एरिया जो था बन गया। अच्छा दोस्तों, पहला पार्ट खत्म हो चुका है। अगले पार्ट के लिए रेडी रहिएगा, अगले पार्ट का वीडियो जरूर देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि सबसे पहले आप ही को अपडेट मिले, और लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, और जितना हो सके शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि इजिप्ट के बारे में सबको पता चल सके। धन्यवाद।